हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं प्यारे बच्चों? सब ठीक ठाक हैं? चलिए, बहुत सुंदर बात है। अभी हम लोग के बीच क्लास हो रही है वेक्टर का, जिसमें से आपको पता होना चाहिए कि पिछले क्लास में ट्रायंगल लॉ त्रिभुज नियम पर चर्चाएं हुई थी, जिसमें दो सदिश को जोड़ने के लिए त्रिभुज नियम पर बात हुई थी। उसके आधार पर दो सदिशों के योग सदिश का या परिणामी सदिश का परिमाण मैग्नीट्यूड के लिए फार्मूला आपको बताया गया था। r बराबर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब दूसरा फार्मूला आपका है उसके डायरेक्शन के लिए, दिशा के लिए, अल्फा बराबर टेन इनवर्स बी साइन थीटा बटे ए प्लस बी कॉस थीटा। ये दोनों फार्मूला प्रूफ कर दिया गया है। हम इस पर स्पेशल केस में चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले त्रिभुज नियम को जैसे समझे हम लोग, वैसे समांतर चतुर्भुज नियम पैरेललोग्राम लॉ को हम लोग अभी डिस्कस करके तब इसके एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स के स्पेशल केस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग समांतर चतुर्भुज नियम पर चर्चा स्टार्ट करते हैं। हम लोग कंप्लीट तैयार रहेंगे, लिखने में कंजूसी नहीं करेंगे। जिन बच्चों को लिखने में थोड़ा देर हो हमको बोलेंगे, रोकेंगे, हम रुकेंगे। आपको बोलना पड़ेगा। कभी कभी हो सकता है कि मेरा अंदाज से थोड़ा देर हो जाए आपको लिखने में, तो आपको बोलना पड़ेगा। यहाँ पर हम लोग कब करेंगे? समांतर चतुर्भुज नियम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। दो सदिशों को जोड़ने के लिए समांतर चतुर्भुज नियम पर हम लोग चर्चा करेंगे। रेडी, तैयार हैं आप लोग? अब देखिए क्या है। इसके लिए हम लोग लिखते हैं, तेजी से लिखेंगे, बोल के लिखेंगे, सुन सुन के लिखिए। एक सदिश के टेल पर दूसरे सदिश के टेल को रखा जाता है। और एक समांतर चतुर्भुज बनाया जाता है। वो त्रिभुज नियम था बाबू मेरे, ये समांतर चतुर्भुज नियम है। दोनों में अंतर है। एक सदिश के टेल पर दूसरे सदिश के टेल को रखा जाता है और एक समांतर चतुर्भुज बनाया जाता है। उस चतुर्भुज का एक विकर्ण जो दोनों सदिश के कॉमन टेल से गुजरता है दोनों सदिश के योग के बराबर होता है।
बराबर होता है अब आप बच्चे लोग इसको जिनको इंग्लिश में लिखना है लिखोगे द टेल ऑफ, तेजी से लिखिए, उसको समझाएंगे फिगर बना के। द टेल ऑफ ए वेक्टर पुट्स ऑन द टेल ऑफ other vector and form a parallelogram the diagonal which passes through the common point, a common tail, is known as is equal to the addition of two vectors इस स्टेटमेंट को लिख लीजिए। पेज चेंज करके हम लोग इसको फिगर में समझाएंगे। जल्दी से तैयार हो जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। हो गया लिखा हुआ? चेंज कर दे जल्दी से। अब देखिए यहाँ पर आप लोग ट्रायंगल लॉ पढ़ते थे और यहाँ पर पैरेललोग्राम लॉ पढ़ रहे हैं। दोनों में क्या अंतर हुआ? जैसे मैंने लिखा था, यहाँ पर भी टेल लिखा, यहाँ पर भी टेल लिखा, मेरे बच्चे लोग हड़बड़ा गए। हड़बड़ाना वाजिब बात है, क्योंकि मैंने ट्रायंगल लॉ में लिखा था टेल और हेड पर टेल मिलता है और ट्रायंगल बनाते हैं, त्रिभुज बनाते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों, यहाँ पर तो आप गंभीर से देखो, पैरेललोग्राम लॉ है। ट्रायंगल लॉ में, पैरेललोग्राम लॉ में दोनों में थोड़ा सा अंतर है। तो अंतर क्या था? वहाँ हेड पर टेल रखा जाता था और यहाँ पर आप देखोगे टेल पर टेल रखा जाएगा। वहाँ त्रिभुज बनाया जाता था, यहाँ पर क्या बनाया जाएगा? समांतर चतुर्भुज बनाया जाएगा। दो बातें अंतर हुआ। वहाँ त्रिभुज का तीसरा भुजा दो सदिशों के योग के बराबर होता था, यहाँ पर समांतर चतुर्भुज का विकर्ण दो सदिशों के योग के बराबर होगा। अंतर समझ में आया? इतने बात का अंतर है जिसको मैं फिगर में आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो चलिए, आप लोग तैयार हो गए हैं फिगर में देखने के लिए। अब आप ये मन में समझ लीजिए कि आपके पास टू वेक्टर्स है। सपोज कर लीजिए एक वेक्टर हमारा ये है वेक्टर ए, जिसका ये पॉइंट आपका हो गया टेल और ये पॉइंट आपका हो गया हेड। दूसरा वेक्टर हमारे पास होगा, ये मान लेता हूं मैं, दूसरा वेक्टर हमारा ये है वेक्टर बी, इसका ये पॉइंट आपका होगा टेल और ये पॉइंट उसका हो जाएगा हेड। कन्फर्म है? ए का कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, सपोज कर लेते हैं 8 है, बी का कुछ वैल्यू होगा, सपोज कर लेते हैं 6 होगा। ये मान सकते हैं, वो बाद में न्यूमेरिकल में उसका यूज होगा। तो अब यहाँ से हम बच्चे लोग देखें गौर से कि पैरेललोग्राम लॉ में क्या कहा था। जो स्टेटमेंट है उसको ध्यान से सुनेंगे।
एक वेक्टर के टेल पर दूसरे वेक्टर के टेल को रखेंगे। लेकिन ट्रायंगल लॉ में क्या होता था, हेड पर टेल रखते थे। मतलब इस बी को उठाकर यहाँ पर रखे थे, आपको याद होना चाहिए, लेकिन इस बी को उठाकर आप इस टेल पर रखेंगे। तो चलिए उसको उठाकर हम रखते देखते हैं कैसा चित्र बनता है। तो तैयार है हम लोग? यस। वेक्टर ए को उठाकर वहां से हम लोग यहाँ ले आए, ये हमारा वेक्टर ए हो गया। ये निश्चित रूप से आपका टेल होगा और ये निश्चित रूप से ए का हेड है। अब वेक्टर बी को उठा के लाएंगे और इसके टेल पर रख देंगे। तो वेक्टर बी को आप उठाकर यहाँ से ला रहे हो, गौर से देखना है। ये वेक्टर बी आपका हो गया। तो ध्यान देना है, ए को उठाकर यहाँ लाना है तो ए के पैरेलल होना चाहिए, लेंथ बराबर होना चाहिए, एरो सेम होना चाहिए। और वेक्टर बी को उठाकर जब यहाँ लाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे बी के पैरेलल लाइन होना चाहिए, अंदाज से लग रहा है कि है, लेंथ सेम होना चाहिए। तो बी का ये पॉइंट जो होगा यहाँ पर, ये क्या हो गया तुम्हारा टेल, और यहाँ पर क्या हो गया, ये हेड हो गया आपका। तो ए और बी दो वेक्टर को आपने ला दिया। अब ध्यान दीजिएगा, वेक्टर ए का ये डायरेक्शन है, इससे घूमकर हम बी पर जाना चाहेंगे तो इतने कोण से घूमना पड़ेगा कि नहीं? गौर से देखिएगा, मैं जो कलम को घुमा के दिखा रहा हूँ। तो जितने कोण से एक से दूसरे पर जाएगा वही कोण दोनों के बीच का कोण कहलाएगा। वही क्या कहलाएगा? दोनों के बीच का कोण कहलाएगा। इतने एंगल से घूम के जा रहे हैं तो ये कोण हो गया वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण। यस, राइट। अब आप लोगों को समांतर चतुर्भुज का प्रॉपर्टी याद होगा। किसका प्रॉपर्टी याद होगा? समांतर चतुर्भुज का प्रॉपर्टी क्या होता है वो माइंड में होना चाहिए। आमने सामने का भुजा समांतर और बराबर होता है, याद है क्या? आमने सामने का भुजा समांतर और बराबर। तो हम देखेंगे ए के पैरेलल यहाँ पर एक लाइन खींच देंगे और इसका लेंथ, और बी के पैरेलल यहाँ से एक लाइन खींचेंगे। दोनों अपने दूसरे को कहीं ना कहीं काटेगा। चलिए बोलिए। तो बी का लेंथ जितना होगा इसका भी लेंथ उतना होगा कि नहीं होगा? ए का लेंथ जितना होगा बी का भी लेंथ उतना होगा कि नहीं होगा? वेरी गुड। अब जरा सा यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट दिखाने के लिए हम लोग थोड़ा सा चेंज कर दिए, ये आपका हो गया। तो यहाँ पर यदि एरो ऐसे दे दिया जाए जैसे ए का एरो है तो ये भी वेक्टर ए बन जाएगा कि नहीं? और बी के जैसा एरो इसमें दे देंगे, ये भी क्या बन जाएगा? वेक्टर बी बन जाएगा। खूब गौर से देखो आप लोग, बी का ये पॉइंट आपका, इस बी का ये पॉइंट आपका क्या कहलाएगा? हेड। और बी का यहाँ पर क्या होगा? टेल। जल्दी बोलिए हाँ या ना। और ए का यहाँ पर पॉइंट क्या होगा? टेल। और ए का यहाँ पर क्या होगा? हेड। गौर से देखिएगा, आपको कहा जा रहा था समांतर चतुर्भुज बना लेंगे और उसका विकर्ण के बाद दिमाग लगाएंगे। तो समांतर चतुर्भुज में क्या ठो विकर्ण होगा आपका? कंफर्म? क्या ठो विकर्ण होगा? क्या ठो होगा? कंफर्म? आइए गौर से विचार करते हैं वह विकर्ण क्या क्या हो सकता है। एक विकर्ण आपका ये होने का चांस है, जल्दी बोलिए हाँ या ना। और एक विकर्ण आपका ये होगा, जल्दी बोलिए हाँ या ना। अब दोनों में से कोई एक विकर्ण दोनों सदिशों के योग के बराबर होगा, लेकिन उसको पहले हम लोगों को तीर चिन्ह लगाना होगा। रेखाखंड है, रेखाखंड में जब तक तीर चिन्ह नहीं लगाएंगे तब तक सदिश बनेगा? तो सदिश बनाने के लिए तीर चिन्ह लगाना पड़ेगा कि नहीं? अब मैं आपको यहां पर दिखाना चाहता हूं कि इस लाइन में, ये जो लाइन है, ये वाला लाइन, इसमें हम तीर चिन्ह देना चाहते हैं। तो देखिएगा, मैं तीर चिन्ह देता हूं और आपसे कुछ सलाह लूंगा, आप लोग विचार करके बताइएगा। हम कहेंगे कि सर हम यहाँ पर ऐसा तीर चिन्ह देना चाहते हैं। यदि ये देना चाहेंगे तो गौर से देखिएगा आप लोग कि सर यहाँ पर हेड है और यहाँ पर भी टेल है, फिर यहाँ टेल भी है, यहाँ हेड भी है, हमारा माथा कंफ्यूज कर जाएगा। हम किसको माने, किसको वैल्यू दें? इसलिए इस लाइन को हम लेंगे ही नहीं, ये हमको डिस्टर्ब करता है, सही एरो देने में मदद नहीं करता है, परेशान करता है, उसको इग्नोर करेंगे। तब देखिए गौर से आप अब एरो किसका देना चाहोगे?
सर इसमें देखो गौर से, यहाँ दोनों का टेल बिंदु है कि नहीं है, और यहाँ दोनों का हेड है, मतलब क्लियर है कि इधर हेड हुआ इधर टेल हुआ, इसीलिए हम इधर एरो लगाएंगे। जैसे एरो लगा दिए ये वेक्टर बना कि नहीं, और यही वेक्टर दोनों सदिशों के योग को दर्शाता है। तो यह लाइन आपका हो गया वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, और इसी को कहेंगे रिजल्टेंट वेक्टर, परिणामी सदिश वेक्टर आर। तो ये हमारा वेक्टर आर हो गया। अब एक बात और, जब दो सदिशों का जोड़ कर दिया पैरेललोग्राम लॉ से, तो परिणामी सदिश का जो दिशा हुआ वह निश्चित रूप से वेक्टर ए के साथ कुछ कोण बनाता है कि नहीं। इस कोण को आपने याद होगा अल्फा कहते थे, आपको याद होगा। यदि आप ईमानदारी से पिछले क्लास को पढ़े हैं तो निश्चित रूप से इस बात को आप समझ रहे होंगे कि जो दो सदिश का परिणामी सदिश होता है, योग सदिश होता है, वो वेक्टर ए के साथ जो एंगल बनाता है वो एंगल आपका कहलाता है अल्फा से डिनोट करते हैं, और वो एंगल दो सदिशों के परिणामी सदिश के दिशा को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? तो ये आपका पैरेललोग्राम का चित्र कंप्लीट हो चुका। जब पैरेललोग्राम का यूज कर लिया तो मैं अभी एक एग्जांपल दूंगा जहां पर पैरेललोग्राम के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके ही दो सदिश को जोड़ सकेंगे। तो चलिए आइए गौर से, तो यहाँ पर फटाफट चित्र बना लीजिए आप लोग, और इसके नीचे मैं कुछ लिखूंगा, आप जल्दी जल्दी लिख लीजिएगा। अब चित्र के बारे में जो जो चीजें दिख रहा है उसी को हम लोगों को लैंग्वेज में यहाँ पर लिख लेना है। तो क्या लिख लेना है? वेक्टर ए तथा वेक्टर बी टू वेक्टर्स है, टू वेक्टर्स है जिसके बीच का एंगल थीटा है। कोई दिक्कत नहीं ना? जैसे टू वेक्टर लिख दिए, हिंदी में लिखते हैं दो सदिश, अंग्रेजी में लिख दिए टू वेक्टर्स। कोई दिक्कत बच्चों को? इतना तो समझ जाओगे, वेरी गुड। वेक्टर ए तथा वेक्टर बी टू वेक्टर्स है जिसके बीच का एंगल, कौन नहीं लिख के लिख दिया एंगल, कोई दिक्कत? कौन नहीं लिख के क्या लिख दिए? तो बीच का एंगल थीटा है। बीच का एंगल क्या है? बीच का एंगल क्या है? थीटा है। अब देखोगे यहाँ पर इन दोनों का परिणामी सदिश, इन दोनों का परिणामी सदिश हिंदी में कहते हैं, दूसरा है योग सदिश, योग या परिणामी सदिश। परिणामी सदिश इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? रिजल्टेंट वेक्टर। हिंदी में कहते हैं एडिशन, सॉरी इंग्लिश में एडिशन वेक्टर, एडिशन या और रिजल्टेंट वेक्टर। ध्यान से देखिएगा, इन दोनों का योग या परिणामी सदिश एडिशन और रिजल्टेंट वेक्टर आर है। अतः हम बच्चे लोग लिख पाएंगे वेक्टर आर इज इक्वल टू, हम लोग लिख पाएंगे, गौर से देखिएगा, यहाँ पर लिख पाएंगे वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो इसमें आपको सिखाए थे, आपको दिमाग में होना चाहिए कि ये जो आर होता है, ये आर दो चीज़ों को बताता है, परिमाण और दिशा दोनों को बताता है, परिमाण और दिशा दोनों को बताता है। तो इसमें ये बताता है परिमाण और ये बताता है दिशा, इंग्लिश में कहेंगे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो इस आर में दोनों चीज़ है। आप बच्चों को याद होगा कि इसका परिमाण का वैल्यू निकालने के लिए ट्रायंगल लॉ में हम लोग पढ़े थे, सेम फार्मूला होगा, यहाँ कोई अंतर नहीं होगा। तब यहाँ पर आप प्यारे प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या कर पाओगे, ध्यान देना, यहाँ पर परिणामी
सदिश का परिमाण, इंग्लिश में कहेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। तो आपको याद होगा आपने क्या सीखा था, वेक्टर आर लिखकर उस पर क्या लगाना चाहिए, मॉड। वेक्टर आर लिखकर मॉड लगाओगे तो एरो हट जाएगा। और इस आर का फॉर्मूला आपने पढ़ा था, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। याद आ रहा है कुछ? बस फार्मूला में कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ आपका पैरेललोग्राम का ये फिगर बदलेगा, सिर्फ ये फिगर बदलेगा, सोच में कोई अंतर नहीं होगा, फार्मूला में भी कोई अंतर नहीं होगा। तो परिणामी सदिश का परिमाण मैग्नीट्यूड आपने बता दिया। प्यारे बच्चों, अब आपको चाहिए यहाँ पर परिणामी सदिश का परिमाण मैग्नीट्यूड बता दिया, फार्मूला हमारा ये हो गया। अब दूसरा चीज देखना है, डायरेक्शन। क्या देखना है दूसरा? तो डायरेक्शन में आपने देख चुका था पहले से, क्या देख चुका था, वेक्टर आर जो है का डायरेक्शन बताने वाला टर्म यहाँ पर फार्मूला में आपका है, सिंबल में फार्मूला फिगर में है अल्फा। अल्फा से पता चलता है आर का दिशा किधर होगा। हेलो 1 मिनट देखो, यहाँ पर वेक्टर आर का ये दिशा है, ये वेक्टर आर का जो दिशा है, ये दिशा वेक्टर ए के साथ कुछ कोण बना रहा है। वो कोण कितना बना रहा है? अल्फा। यदि आप बच्चे ध्यान देना, इस अल्फा का मान कम और अधिक करेंगे तो रिजल्टेंट का डायरेक्शन भी चेंज होगा कि नहीं होगा? यदि अल्फा घटा दे तो आर नीचे आ जाएगा, अल्फा बढ़ा देंगे आर का दिशा ऊपर चला जाएगा। तो ये आर का दिशा, रिजल्टेंट का दिशा, परिणामी सदिश का दिशा अल्फा के द्वारा तय होता है। यस यस। तो इस अल्फा के लिए फार्मूला आपको मैं बता चुका था पिछले क्लास में, तो वो फार्मूला याद होगा, tan इनवर्स बी साइन थीटा बाय ए प्लस बी कॉस थीटा। तो यह बातें आपका क्लियर हो गया। तो चलिए, इस तरह से समांतर चतुर्भुज नियम को आपने देखा। अब तुरंत मैं आपको डायग्राम बनाकर, चित्र बनाकर अप्लाई करवाते हैं कि ये थ्योरम या ये लॉ कहाँ पर यूज करेंगे, समांतर चतुर्भुज नियम कहाँ उपयोग में लाएंगे, ये मैं आपको बता रहा हूँ तुरंत। जल्दी से आप इसको नोट करके हमको यस कहिए कि नोट कर लिए सर। जिसका हो गया हड़बड़ाइए नहीं, जिसका नहीं हुआ जल्दी कीजिए। जितने भी बच्चे मेरे ऑनलाइन क्लास में हैं, यदि समझ में आ गया तो जल्दी से यस करो और जल्दी लाइक करो। और लाइक करके जितना भी आपका अगल बगल दोस्त है सबको बताइए जल्दी जल्दी। सर चैप्टर 1 का क्लास नहीं होगी, चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुका है ऑनलाइन में। विशाल कुमार 7 से 8 बहुत जल्दी शुरू कर रहे हैं। विशाल कुमार ध्यान दीजिएगा, शाम में 7 से 8 शुरू करेंगे मैथमेटिकल टूल्स। पूरा मैथमेटिक्स में जितना फार्मूला होता है जिसका यूज हमारे फिजिक्स में होगा, वो सारे फार्मूला को मैं एक जगह एकत्रित करके आपको बताऊंगा और उसका नाम रहेगा मैथमेटिकल टूल्स। लेकिन जो भी बच्चे मेरे ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं उनको ध्यान में मालूम होना चाहिए कि बुधवार से ये क्लास यूट्यूब पर नहीं होगी, ये क्लास ऐप में होगी। जिन जिन बच्चों को क्लास अच्छा लग रहा है, घर बैठे आप पूरी तैयारी कर सकते हैं, तो उसको ऐप में जुड़ जाना है। ऐप में जुड़ने के लिए 7 बजे के बाद आप फ़ोन करके बात कर सकते हैं। जिनको जिनको जुड़ना है ऐप में 7 बजे फ़ोन कीजिए, बात कीजिए और जुड़कर पढ़ाई कर सकते हैं। डबल क्लास स्टार्ट हो जाएगा 2 दिन के अंदर।
चलिए आगे बढ़े। यस, अब यहां पर से ये समांतर चतुर्भुज नियम का उपयोग गौर से एक फिगर बनाकर क्वेश्चन पूछेंगे और देखते हैं सबसे पहले कौन सही जवाब देता है। यदि इतना दूर तक थ्योरी आप समझ गए तो मेरे उस प्रश्न का जवाब आना चाहिए। सबसे पहले कौन देखेंगे तुरंत। एक वस्तु मेरे पास है, मैंने आया ताकत लगा के इसको खींचना चाहा, लेकिन हम थक गए, अकेले नहीं कर पाए। तब मैंने एक दोस्त को बुलाया और इस पत्थर में एगो रस्सी बांध दिया। एगो ने दो रस्सी बांधा। एक गो रस्सी बांधकर एक दोस्त ने मेरा इधर खींचना शुरू किया और इधर जो फोर्स लगाया, दोस्त ने फोर्स लगाया 8 न्यूटन, और दूसरा दोस्त आया, उसने उसको रस्सी बांधकर इधर खींचा और उसने जो फोर्स लगाया F2, उसने लगाया 6 न्यूटन। और देखा गया था कि दोनों के रस्सी के बीच का जो कोण है, ये कोण 60 डिग्री बन रहा था। तो बताइए, यहां पर दो प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे। एक बात बताइए जल्दी से कि इस पर यह वस्तु कुल कितना बल का अनुभव करेगा। एक प्रश्न आपका ये हुआ। दूसरा प्रश्न है कि वस्तु किधर खिसकेगा। वस्तु किधर खिसकेगा, आप जल्दी बताइएगा। ऑप्शन दे रहा हूं मैं, ए नंबर में ऑप्शन दे रहा हूं F1 के दिशा में। F1 के दिशा में ध्यान दीजिएगा। बी नंबर में ऑप्शन दे रहा हूं F2 के दिशा में। F2 के दिशा में, और सी नंबर में दे रहा हूं अन्य दिशा में। यह वस्तु किधर खिसकेगा, ये 3 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको जवाब देना है। तो पहला नंबर का जवाब दीजिए जल्दी से आप लोग। कितना? 10 न्यूटन। अब देखते हैं ऑनलाइन में बच्चे मेरे क्या जवाब दे रहे हैं। देखते हैं किसमें है कितना दम, जल्दी बताइए। हाँ, ऑनलाइन में भी बच्चा लोग 10 न्यूटन जवाब दे रहा है, लेकिन सोनू कुमार का जवाब है 14 न्यूटन। विशाल कुमार का जवाब है 12 न्यूटन। हाँ, और दूसरा नंबर में आंसर सी भी है, बी भी है, ए भी है, सभी आंसर दे दिया धीरे धीरे। चलिए, अब आप बच्चों का आंसर हमने देख लिया। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, देखेंगे आपने कॉमन सेंस क्या लगाया। सबसे पहले तो मैं दूसरा का जवाब आपसे पूछ रहा हूं, या छोड़िए पहला का ही जवाब पूछ रहा हूं आपसे। तो पूछ नहीं रहा हूं, मैं बता रहा हूं, गौर से देखिएगा। पहला कहता है कि वह वस्तु कुल कितना बल का अनुभव करेगा। तो माय डियर बच्चों, अभी तुरंत समांतर चतुर्भुज नियम बताया आपको। यदि दो सदिश का टेल एक ही बिंदु पर है तो समांतर चतुर्भुज बनाएंगे, और समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण होगा वही परिणामी बल का दिशा बताएगा। यहाँ पर F1 का टेल यहाँ पर है कन्फर्म, F2 का भी टेल यहाँ पर है कन्फर्म। जल्दी बताइए। तो जब दोनों का टेल यहीं पर जुटा है तो समांतर चतुर्भुज का पालन करने के लिए हमारा ये फिगर तैयार है। तो यहाँ से समांतर लाइन खींचेंगे, यहाँ से फिर इसके समांतर लाइन खींचेंगे। तो बाबू लोग गौर से देखोगे, मज़ा आएगा। यहाँ से इस तरह से कर दिया आपने, तो इसका जो विकर्ण होगा, ये विकर्ण ही आपका परिणामी सदिश का दिशा बताएगा। तो ये बात आप लोगों ने अप्लाई नहीं किया और आप लोगों का गलती हो गया। मतलब ये बल एक इधर खींच रहा है F1, दूसरा खींच रहा है F2, तो वस्तु ना तो F1 की तरफ जाएगा ना तो F2 तरफ जाएगा, वो अन्य दिशा खोजेगा, और वो अन्य दिशा विकर्ण की ओर होगा। अन्य दिशा किधर होगा? तो यह वस्तु इस दिशा में होगा, तो इस दिशा में परिणामी बल का सिंबल F दे देते हैं, यही होगा
परिणामी बल रिजल्टेंट फोर्स का ये दिशा होगा, यही होगा कुल कितना बल लगेगा, इसका जवाब यही परिणामी बल बताएगा। मतलब ये वस्तु खिसकेगा भी किधर, विकर्ण की दिशा में। किधर खिसकेगा? नहीं तो आज आप लोग अपने रूम में एक्सपेरिमेंट करोगे, ईटा का इतना बड़ा टुकड़ा ले लीजिए और टेबल पर रख दीजिए और अपने दो दोस्त मिलकर टेबल के कोना पर रखकर दोनों किनारे तरफ धागा करके दो आदमी खींचिए, आगे पीछे नहीं खींचिएगा, एक साथ खींचिएगा। देखिएगा वस्तु व पत्थर ना तो आपके तरफ जाएगा ना दोस्त के तरफ जाएगा, वह कोना कोनी बीचे बीच जाएगा। गौर से एक्सपेरिमेंट करके आज देख के हमको अगले क्लास में बताएंगे कि ऐसा होता है या नहीं होता है। तो यह वस्तु इस दिशा में जाएगा। तो यहां पर गौर से देखिएगा, परिणामी बल इंग्लिश में कहते हैं रिजल्टेंट। पहले वेक्टर लिखते थे, लेकिन यहां पर लिखेंगे फोर्स। क्या लिखेंगे? फोर्स। वेरी गुड, समझ रहे हैं बात को। तो यदि दो बल F1 और F2 है तो माय डियर बच्चों, मैं वेक्टर A को F1 समझेंगे, वेक्टर B को F2 समझेंगे और रिजल्टेंट वेक्टर को वेक्टर F समझेंगे। क्या समझेंगे? वेक्टर F। तो यहाँ पर वेक्टर F मान लेंगे, तो ये वेक्टर F बराबर हो जाएगा वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2। अब देखिएगा ये हो गया रिजल्टेंट फोर्स F जो हुआ वेक्टर F1 और F2 के जोड़ के बराबर लिख दिए। लेकिन परिणामी बल का परिमाण पूछेगा आपसे, परिणामी बल का परिमाण मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो मैं पूछ रहा हूं यहां पर मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। क्या बोलेंगे? मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। परिणामी बल का परिमाण का सिंबल होगा वेक्टर F लिखकर उस पर मॉड लगा देंगे। तो जैसे मॉड लगाएंगे एरो खत्म हो जाएगा, F बराबर आपसे पूछा जाएगा। तब आप उस फार्मूला को पुकारो जो कुछ देर पहले प्रूफ किए थे, R बराबर रूट अंडर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। तो A के स्थान पर F1, B के स्थान पर F2, ये सोचना है आपको। तब आपका गौर से देखिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, F बराबर रूट अंडर F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 इंटू कॉस थीटा। चलिए बोलिए। अब यहाँ पर आपके क्वेश्चन में थीटा का मान कितना है? 60। F1 का मान कितना है? 8 न्यूटन। F2 का मान कितना है? 6 न्यूटन। है कि नहीं है? अब आप सबको सरल करके देखिएगा बाबू। F1 का मान बैठाइएगा ना तो ये हो जाएगा 64, 6 का स्क्वायर 36 गुना जोड़ 2F1 का मान 8, F2 का मान 6, cos 60 का मान, cos 60 डिग्री का मान 1/2। तो वो मान बैठा देंगे 1/2। तो देखते हैं हम लोग यहाँ पर क्या क्या संभावना है। ये गया काम से। तो आप सरल करोगे तो सरल करके दिखाओ जल्दी से। तो 64 प्लस 36 प्लस 8 का 48, जल्दी बताइए। 248 होगा लगभग। करके देखिएगा तो अंदाज से ठीक है, हाँ होगा। अब इसका वर्गमूल अच्छा एक ढेर बढ़ गया। अब देखो 144 होता तो आंसर होता 12। चलिए बोलिए 144 होता आंसर होता कितना? 12। लेकिन है कितना? 148। तो तनी सा ढेर होगा ना, तो तनी सा ढेर होगा, लगभग 12 बोल दीजिए, लगभग 12 न्यूटन। लगभग आपका आंसर हो गया 12 न्यूटन। गौर से देखिएगा। अब यहाँ पर जो डिस्कशन सुना आपने, बल लगा इस पर कितना? 8 न्यूटन। इस पर इसने कितना लगाया? 6 न्यूटन। ये वस्तु अनुभव कितना का करेगा? 12 न्यूटन। लगा है 8 और 6, लेकिन ये अनुभव कितना करेगा? मतलब परिणामी बल हुआ 12 न्यूटन। परिणामी बल हुआ 12 न्यूटन। परिणामी बल हो गया 12 न्यूटन। परिणामी बल हो गया 12 न्यूटन। यह वस्तु कितना का अनुभव करेगा?
और उस 12 न्यूटन का दिशा किधर होगा, इधर आपका यह दिशा हो जाएगा, इसका विकर्ण की ओर उसका दिशा हो जाएगा। मतलब ये रिजल्टेंट फोर्स का दिशा जो होगा 12 न्यूटन का, वो इस दिशा में हो जाएगा, विकर्ण की ओर। मतलब ये वस्तु 12 न्यूटन बल के साथ इस दिशा में गति करेगा। आई बात समझ में? ये था आपका समांतर चतुर्भुज नियम पर चर्चा, जिसको हम लोगों ने देखा। अब हम लोग दो सदिश को जब जोड़ते हैं, दो सदिश को जोड़ते हैं तो परिणामी सदिश का मान कितना होता है वो हम लोग कैलकुलेट करने के लिए सीख गए। चाहे जरूरत पड़ेगा त्रिभुज नियम का भी अप्लाई करेंगे, जरूरत पड़ेगा समांतर चतुर्भुज का भी अप्लाई करेंगे। यदि आपने इसको लिख लिया है तो आइए मैं आपको मज़ेदार चीज़ दिखाता हूँ। नहीं लिखा है तब तो मज़ेदार चीज़ नहीं होगा। जल्दी लिखिए, मज़ा लेने के लिए जल्दी लिखिए पहले। चलिए ऑनलाइन में जितने बच्चे जुड़े हैं, जो भी क्लास में जुड़े हैं, जल्दी लाइक कर दीजिए। हो गया लिखा हुआ? जल्दी से यस नो करिए आप लोग। जितने भी बच्चे अभी ऑनलाइन में जुड़े हैं या मेरे ऑफलाइन में बैठे हैं, सारे बच्चों को दिमाग में सेट होना चाहिए कि ये जो क्लास हो रही है, आप तो यहाँ आके पढ़ाई कर पा रहे हैं, आपके जो दोस्त गांव घर में हैं वो नहीं पढ़ पा रहे हैं, उनसे आप बात कीजिए, उनको बताइए और YouTube चैनल के बारे में बताइए और घंटी बजवा दीजिए, सब्सक्राइब करवा के घंटी बजवा दीजिए ऑल वाला। जब भी क्लास करेंगे वहाँ पर उनको खबर चला जाएगा। ऐसा नहीं कि बस खाली अपना फ़ायदा उठाइए, दूसरे दोस्त को मत बताइए। ये वो मेरा गारंटी है कि आप जो भी क्लास कर रहे हैं बस लगातार खाली क्लास कर लीजिएगा। फिजिक्स का ऐसा कोई पॉइंट नहीं होगा जिसको मैं नहीं समझा सकता हूँ। ठेला चालक भी आके बैठ जाएगा, उसको भी फिजिक्स पढ़वा देंगे। तो आप लोग तो ऑलरेडी मैट्रिक पास हैं, तो मैट्रिक पास वाले को पढ़ाना तो आसान होगा। हाँ, वैसा नहीं चोरी चपाटी करके पार किएगा, लेकिन किसी तरह से डिग्री लिए है ना, कोई बात नहीं। जब हम ठेला चालक को पढ़ाने का गारंटी लेते हैं तो डिग्री लिया है तो कैसे और कैसे तो थोड़ा बहुत पढ़वे किए होंगे। चलिए हो गया लिखा हुआ? अब मिटा दूं? अच्छा, आप जो जो देर होगा बाद में लिखिएगा, इतना देर करने का मौका नहीं देंगे। अब एक क्वेश्चन मेरे पास और है, जल्दी जवाब दीजिएगा। सबसे पहले कौन? सर अब रफ करके पूछेंगे, देखते हैं सबसे पहले कौन। एक आदमी है, एक वस्तु है, इस पर एक आदमी ने बल लगाया पूरब की ओर। हम बता देते हैं ये दिशा पूरब होगा कि नहीं होगा? हाँ सर, नक्शा में हम लोग ऐसे दिखाते हैं, ये होगा मेरा ईस्ट, पूरब। इधर होता है क्या? नॉर्थ। पढ़िएगा, जब कंपोनेंट पढ़ाएंगे तब ये चीज़ का जरूरत पड़ेगा। अभी तो शुरुआत दौर है और 3 से 4 क्लास के बाद आपको लगेगा कि हाँ आप कुछ काम कर रहे हो, लेकिन लगातार क्लास करते रहेंगे तब आपको एक नया चीज़ पता चलेगा। छोड़ छाड़ करिएगा तो मैं आपको बहुत 100% संतुष्ट नहीं कर सकता हूँ। F2 F1, यही F2 का F1 का मान है 8 न्यूटन, और एक दोस्त ने इधर खींच दिया 6 न्यूटन बल लगाया। लेकिन देखने से लग रहा है कि ये दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री है। जल्दी बोलो, अब रिजल्टेंट फोर्स का मान कितना होगा? जल्दी बताओ। सबसे पहले कौन है? कन्फर्म। यह वस्तु किधर गति करेगा? F1 तरफ कि F2 तरफ? जल्दी बताओ। वो अन्य दिशा किधर होगा? अन्य दिशा जो वो होगा
सर यहाँ पर एक समांतर चतुर्भुज बनाएंगे, उसका जो विकर्ण होगा, राइट। तो यहाँ पर तो आयत बन जाएगा। नहीं रे, आप गौर से देखिएगा, यहाँ पर आपका एक आयत बनने का चांस है। चूंकि ये कोण कितना डिग्री है, 90, तो आयत बन जाएगा। ये आयत का जो विकर्ण होगा, यही विकर्ण आपका रिजल्टेंट फोर्स का दिशा बताएगा। तो सभी बच्चा दुनिया में जानता है आयत का विकर्ण बराबर √a² + b², याद है। तो यह एक आयत बन गया। आयत का विकर्ण में ये दो भुजा मालूम है, वैसे भी निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ पर जो फार्मूला होगा आपका, आप ऐसे करोगे f1² + f2² + 2f1 f2 इंटू cos थीटा का मान कितना है, 90, cos 90 का मान 0। तो यहाँ पर f बराबर आपका हो जाएगा √f1² + f2² प्लस इधर क्या हो जाएगा, 0। एक चीज बड़ा प्यार से देखना, लो 1 मिनट, एक मिनट ध्यान दीजिएगा आप लोग। सर यहाँ पर गौर से देखेंगे, पता चलेगा हम बच्चों को, क्या पता चलेगा कि जब कोण 90 डिग्री है तो आयत बनेगा, और आयत का विकर्ण का फॉर्मूला डायरेक्ट हमको जानते हैं, जानते हैं कि नहीं। तो वही फॉर्मूला हुआ, गौर से देखो है कि नहीं है। ये फॉर्मूला आयत का विकर्ण का फॉर्मूला हुआ, लंब और ये आधार होता ही नहीं होता है। तो यहाँ से आपका ये फॉर्मूला बन गया इसे डायरेक्ट। तो आप इस चित्र से भी बना सकते थे, या वेक्टर का जो फॉर्मूला निकला है उससे भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर से स्पष्ट है सर, ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो 64 हो गया, प्लस 36 हो गया, 100 हो जाएगा, 100 का वर्गमूल 10 हो जाएगा। तो ये 10 न्यूटन आपका हो गया। बड़ा मजेदार चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अभी कुछ एग्जाम्पल आपको मैंने दिखाया था, जिसमें मैं आपको समझाने का कोशिश किया था कि जब कोण 60 डिग्री था तो रिजल्टेंट का मान निकला था लगभग 12, याद है। और इस कोण का मान 60 से बढ़ा के कितना कर दिए, 90, 60 से बढ़ा कितना कर दिए सर, रिजल्टेंट का मान घट गया। ओ, इसका निष्कर्ष यही निकला सर, दो सदिश के बीच का कोण जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे रिजल्टेंट का मान घटते जाएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। और आपको एक दिन सिखा दिए थे कि जब, देखो गौर से, जब थीटा का मान 0 डिग्री लेंगे तो सबसे छोटा कोण हुआ, तो रिजल्टेंट का मान मैक्सिमम होगा। क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ये सिखाए थे। और जब थीटा का मान सबसे बड़ा लेंगे, थीटा का मान सबसे बड़ा कितना होगा, तो उस समय रिजल्टेंट का मान मिनिमम होगा। क्या होगा, मिनिमम होगा। एकदम क्लियर है, ये बात दिमाग में सेट है। इसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे अगले क्लास में पूरा। अब हम लोग पिछले क्लास में और सारी बातें पढ़ेंगे। स्पेशल केस ऑफ एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स, 2 सदिश को जोड़ने के लिए क्या क्या स्पेशल केस होगा, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।